हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8। जो चैप्टर का नाम है बच्चों पादपों में जनन। पादपों में जनन कैसे होता है उनके बारे में हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। आपको बता दें पादपों के जनन में हमने पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है। तो आपको बताते हमने अलैंगिक जनन के बारे में हमने अब पहले वाले वीडियो में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। हमने पुष्प की जो संरचना है उनके बारे में पढ़े। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? पादप के जनन अंग होते हैं। आपको पता है बच्चों कि जो पुष्प होते हैं वो पादप के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। पुकेसर नर जनन अंग तथा नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं। आपको पता है जो पुष्प होते हैं, पुष्प क्या होते हैं? पुष्प पादप के क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। जनन अंग होते हैं, रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है। पुकेसर नर जनन अंग कहते हैं और स्त्री केसर को मादा जनन अंग कहते हैं, ठीक है। अब कोई क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। सरसों क्रियाकलाप में देखते हैं कि सरसों, गुड़हल और पिटूनिया का कोई पुष्प, इनमें से कोई पुष्प लीजिए और इनके जनन अंगों को पृथक करना। आपको क्या करना है कि सरसों का लीजिए, चाहे गुड़हल चाहे पिटूनिया का पौधा लीजिए, पुष्प को लेना और इनके जो जनन अंग है मतलब को अलग करना, ठीक है। पुकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों को अध्ययन कीजिए, ठीक है, अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें तो केवल पुकेसर अथवा केवल स्त्री केसर होते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें केवल केवल पुकेसर अथवा स्त्री केसर होते हैं, वैसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे पुष्प जिनमें केवल पुकेसर होगा या तो स्त्री केसर होगा, तो ऐसे पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। जिन पुष्पों में पुकेसर और स्त्री केसर मतलब नर जनन और मादा जनन दोनों ही होते हैं तो उसको हम द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। आपको बच्चों एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प जो होते क्या होते हैं उनको आप अच्छे से समझिए। एक लिंगी पुष्प जिनमें केवल नर जनन पाया जाएगा तो सिर्फ मादा जनन पाया जाएगा, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। लेकिन द्विलिंगी पुष्प वो कहलाते हैं वे पुष्प जिनमें नर जनन अंग तथा मादा जनन यानी कि पुकेसर और या तो स्त्री केसर पुकेसर और स्त्री केसर दोनों पाए जाते हैं तो उनको हम द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं, ठीक है। मक्का और पपीता, ककड़ी या खीरे पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। आपको बताते हैं जो हमारा मक्का है भुट्टा और पपीता और ककड़ी या खीरे के जो पौधे होते हैं पौधे एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी पुष्प में आते हैं। जैसे सरसों है, गुलाब है, तो जो पिटूनिया के जो पौधे हो गए तो द्विलिंगी पुष्प में आते हैं। देखिए ये परागकोश है, ये पुंतुंग है, ये पुकेसर होता है, ठीक है। ये जनन ऑर्गन स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर। ये अंडाशय होते हैं, इसके अंदर ये अंडाशय, बीजांड होते हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। अब द्विलिंगी पुष्प होते हैं नर और मादा। एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित होते हैं। जो आपको पता द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है? नर तथा मादा। एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित होते अथवा विभिन्न पादपों पर क्या पाए जाते हैं। क्या आप पुकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? आपको कोई पुष्प दे दिया जाए, आपको कहे कि पुकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं, पहचानेंगे, ठीक है। परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकोश जो होता है बच्चों वो क्या होता है? परागकण होता है। परागकण तो जो नर युग्मक को बनाते हैं, नर युग्मक को क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। आपको कोई कह रहे कि पुष्प लो, उसमें से पुकेसर को निकालो, पुकेसर से परागकोश और तंतु को पहचानो, ठीक है। तो परागकोश में जो परागकण होते हैं जो नर युग्मक मतलब नर युग्मक को बनाते हैं, मतलब लड़का को बनाते हैं, ठीक है। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। आपको पता है कि जब भी हमने फिगर में दिखाया है कि स्त्री केसर में क्या होता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय, वर्तिका और अंडाशय होते हैं।
अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते, एक या एक से अधिक बीजांड होते। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। आपको पता है जो मादा होती है, मादा युग्मक तथा अंडा का जो निर्माण होता है वो बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के युग्म से युग्मनज का बनता है। आपको पता है लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो नर तथा मादा के युग्मकों के युग्मन से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, मतलब बनता है। देखिए इस तरीके से अगर जनन होगा तो ये अंडाशय, यहाँ पे बीजांड में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये वर्तिकाग्र और ये अंडाशय होता है। ठीक है, अब बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। अब बूझो तो जानना चाहता है कि जो परागकण होता है, परागकण से जो उपस्थित नर युग्मक होता है किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, परागकण के बारे में। परागकण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। आपको पता है जो परागकण होते हैं, सामान्यतः परागकणों में एक दृढ़ सुरक्षात्मक मतलब कठोर सुरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव आवरण होता है जो उन्हें सूखने से क्या बचाता है, सूखने से बचाते, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं। क्योंकि सूखने से क्यों बचाते, क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जा सके पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर परागकण चिपक जाते हैं। आपको पता है कि जितने पुष्प खिलते हैं उस पर क्या होते हैं, कीट आते हैं, पतंगे आते हैं, आकर बैठते हैं, और जो पुष्प पे बैठने वाले जो कीट होते हैं और कीट के शरीर से जो परागकण होते हैं क्या चिपक जाते हैं। और जब कीट उसी प्रकार के जब कीट किसी उसी प्रकार के अन्य पुष्प बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। आपको पता है कि वैसे अब क्या कहते हैं, किसी अन्य पुष्प बैठते हैं, जैसे आपको पुष्प बैठने वाले जो कीट पतंग होते हैं परागकण को उसके परागकण से शरीर से चिपक जाते हैं। और उससे जब कीट किसी उसी प्रकार के अन्य पुष्प बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। और परागकण का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। परागण कहलाता है। ठीक है, पुष्प परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिका पर हस्तांतरण परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब बूझो जानना चाहते हैं कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। अब बूझो जानना चाहता है कि जो पुष्प है सामान्यतः इतने रंगे बिरंगे मतलब कि नीले, पीले, हरे, गुलाबी कई कलर के होते हैं और सुगंधित युक्त होते हैं। ऐसा क्यों कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि जो कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है। परागण कहलाता है। यदि परागण उसी पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो स्व परागण कहलाते हैं। अगर यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिका मतलब डायरेक्ट वर्तिका पर गिरते हैं तो उसको स्व परागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे ये क्या है, ये परागकोश है। परागकोश से ये जो वर्तिका पर क्या गिर गए, ठीक है, परागण पुष्प परागण उसी पादप किसी अन्य पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। पुष्प के परागण उसी पादप किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर गिरते हैं तो इसे क्या था, पर परागण कहते हैं। ठीक है, पर परागण कहते हैं। अब हम निषेचन के बारे में, निषेचन क्या होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। नर तथा मादा युग्मक के युग्मन द्वारा संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। आपको पता है नर तथा मादा युग्मकों के संयोग द्वारा बनी कोशिका को युग्मनज कहलाते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मकों के युग्मक का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। युग्मनज बनाने के लिए नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम होता है जो निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन कहलाता है। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। युग्मनज क्या होता है, भ्रूण में विकसित होता है।
देखिए निषेचन युग्मज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भ्रूण क्या है, ये अंडकोशिका है, ये अब हम पढ़ेंगे फल और बीज का विकास कैसे होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है। आपको पता है निषेचन जब पूर्णी के पश्चात जो अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। अंडाशय क्या होता है, फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। जो निषेचन के पश्चात क्या होता है, अंडाशय युग्मज बनता है, वो अंडाशय क्या होता है, फल में विकसित हो जाता है, जबकि जो पुष्प के अन्य भाग होते हैं मुरझा कर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे ही परिपक्व मतलब मैच्योर मतलब विकसित पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। आपको पता है कि जो बीजांड होता है, बीजांड से क्या होता है, बीज विकसित होते हैं और बीज में भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है, भ्रूण होता है और जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है, जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। आपको पता है बीजांड में क्या होता है, बीज विकसित होते हैं और जो बीज होता है वो भ्रूण है। बीज में एक भ्रूण होता है और जो बीज कहाँ होता है, बीज में एक भ्रूण होता है, भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर होता रहता है, ठीक है। कुछ फल गुदेदार और कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं। कुछ फल जो गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम, अखरोट, ठीक है। आपको पता है कि जो फल कई प्रकार के होते हैं, जो कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा, जबकि कुछ फल कठोर होती हैं जैसे बादाम है, अखरोट क्या है, बहुत कठोर है। जैसे जैसे फिगर में देखिए क्या है, सेब है, सेब क्या है, एक गुदेदार है, लेकिन अखरोट क्या है, कठोर है, फल है। अब हम पढ़ेंगे बीज परिकरण क्या होता है उनके बारे में, ठीक है। प्राकृतिक में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। आप देखते हैं कि प्राकृतिक में क्या होता है, एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आम हर जगह पाया जाता है, ठीक है। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में हल बीज प्रकीर्णन में क्या होता है, बीज प्रकीर्णन प्राकृतिक में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। ऐसा जैसे एक ही पौधा एक ही हर जगह पाया जाता है, तो ऐसा किस लिए होता है, तो ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको और घूमते समय आप अपने वस्त्रों को फलों की बीज के चिपके दिखाई देती हैं, ठीक है। आप कहीं वन में जाते हो, खेत में जाते हैं या फिर उद्यान में मतलब घूमने जाते हैं, चलने जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपके वस्त्रों पर क्या होता है, फलों के क्या होते हैं, बीज चिपक जाते हैं, चिपके हुए दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि जो ये बीज है, ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं, जो ये बीज है आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर वहीं गिरकर क्या करते हैं। कल्पना कीजिए किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए, तो आपके विचार में यह स्थिति क्या होगा कि आपके नवोदित नए उगे हुए पौधे के बीच धूप, जल, खनिज और स्थानों के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। क्या होगी, स्पर्धा होगी। स्पर्धा होगी, ठीक है। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। क्या होगा कि पादप नवोदित जो नए पौधे उगे हैं, तो बीच में धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी, क्योंकि संभवतः उनमें कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं हो पाएगा। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से क्या होता है, लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिद में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। संभावना कम, प्रकीर्णन पादप को व्यापक रूप से
व्यापक क्षेत्र में विकसित होने में सहायक होता है, ताकि ये नए आवास में अपना पकड़ बनाने में समर्थ हो सके। ठीक है। प्राकृतिक पादप में केवल केवल फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। आपको बता दें, प्राकृतिक में पादपों के फलों और बीजों का जो प्रकीर्णन होता है पवन द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा होता है। जैसे सहजन को डेमिस्टिक अथवा द्विफलक जैसे पादप को पंख युक्त बीज, घासों के हल्के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते। कहते हैं सुदूर स्थानों तक चले जाते। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, तो ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते। क्या होते हैं? आवरण स्पंजी अथवा तंतु में होते, ताकि वे जल में पलों में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक तैर जा सके। उदाहरण के लिए तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। उदाहरण के लिए कि नारियल, जैसे नारियल का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते। कहते हैं प्रकृति विशेष रूप से कंटकी मतलब कांटेदार बीज, जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, हुक जैसे संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर पर चिपक जाते हैं और दूर स्थान तक चले जाते हैं। क्या होते हैं? जैसे नारियल का बीज लेते हैं, कुछ बीज जंतुओं के प्रकीर्णन होते हैं, जंतुओं के द्वारा क्या प्रकीर्णन होते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। विशेष रूप से कंटकीय मतलब कांटेदार बीज, जिनमें हुक की जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से क्या चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं आसानी से। ठीक है। जैसे सूरजमुखी का ये रोम युक्त है। ठीक है। सूरजमुखी का है, ये मदार का रोम युक्त बीज होते हैं। ये बीज है। ठीक है, सूरजमुखी का। और इनके उदाहरण यूरेना और जैंथियम होते हैं। ठीक है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं। कुछ पौधों के फल क्या होते हैं? झटके के साथ फट जाते हैं, और जिससे अनेक अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। आपको देखा होगा कि जैसे जंथिया के कुछ पौधे होते हैं, जिनके फल होते हैं झटके से क्या होता है? झटका लगता है, फट जाते हैं, और जो उनके अंदर बीज होता है प्रकीर्णित फैल जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिर जाते हैं। जो बीज जनक होते हैं, तो रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं, जो होते हैं बीज, वो पादप से क्या होता है? दूर जाकर गिर जाते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है। जो एरंड और जो बालसम के जो प्लांट होते हैं, उनमें जो नए पौधे कैसे लगते हैं, उनके जो बीज होते हैं, फल होते हैं, फट जाते हैं, और जो फल में जो बीज होते हैं, वो क्या पादप से क्या अलग गिर जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। और इस चैप्टर से संबंधित पादपों में जनन कैसे होता है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसको जो टॉपिक समझ में नहीं है, उस टॉपिक को हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।